सच्चिदानंद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो हम पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपका स्वागत है आपके इस लाइव में। और दर्शक प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी। जी जी, मैं जो थोड़ी सी अभी हम बात कर रहे थे वो ये थी कि कई बार ऐसा होता है कि जब ये हम बलिदान दिवस मनाते हैं तो राजगुरु और सुखदेव को उतनी प्राथमिकता कई बार नहीं मिलती जितनी कि भगत सिंह को मिलती है। तो उसमें हम तुलना करने का प्रयास नहीं करें, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों हमारे लिए वीर बलिदानी है, तीनों का एक ही जैसा असर है। तो कल हमने भगत सिंह जी पे बात की थी, जो तन्मय केलकर जो आए थे उन्होंने कुछ मुझे रखा भगत सिंह जी के बारे में। तो आपने क्योंकि हुतात्मा राजगुरु पर एक पुस्तक भी लिखी है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था आप आए और दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करें। तो आपसे निवेदन है तो अपनी क्रांतिकारी राजगुरु पे ये किताब है मेरी, जिसपे के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसीलिए कि राजगुरु के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनका जो एक कैरेक्टर है वो हमारे यहाँ पे फिल्मों में भी ठीक तरह से फिल्माया नहीं गया। जैसे अजय देवगन की जो आई थी पिक्चर भगत सिंह, उसमें तो राजगुरु कॉमेडियन दिखाए थे। तो कॉमेडियन जो आदमी संस्कृत की तर्कशास्त्र की मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हुआ था, जो संस्कृत में बातें करता था और दूसरी ओर अचूक लक्ष्य था, उसका लक्ष्य भेद करने में वो प्रवीण था, तो ऐसे शापादपि शरादपि ऐसे कहा जा सकता है राजगुरु के बारे में। उनको आप कॉमेडियन बता रहे हैं पिक्चर में, क्योंकि एक ये कि हम लोगों को ज्यादा मालूम नहीं होता क्रांतिकारियों के बारे में, ना उनका चरित्र मालूम होता है, कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में। तो हम सब सुन लेते इसलिए आप किसी भी प्रकार से उनको बताओ, तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। तब मैंने राजगुरु जी के बारे में ज्यादा खोजना चालू किया और फिर मालूम ऐसा पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में विश्वरी जोशी नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हो गए, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारियों की कथाएं मराठी में वे लेके आए। बहुत ही अच्छी किताबें उन्होंने लिखी। सब इतिहास संशोधन है उनका। अभी कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने काफी काम किया है इस विषय पे। तो उनकी वजह से बहुत क्रांतिकारियों के बारे में हमें कुछ तो मालूम पड़ा। तो वैसे ही राजगुरु जी के चरित्र लिखते वक्त जब हम ढूंढ रहे थे, खंगाल रहे थे काफी किताबें वगैरह, तो एक अलग सा एक वीर पुरुष सामने आ गया, जिसका पूरी आयु उनको देखिए, हम पूरी जीवनी उनकी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितना बड़ा अद्भुत है। 1908 में वे उनका जन्म हुआ और 1931 को फांसी। मतलब आप देखिए इन लड़कों की उम्र कितनी थी, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो। बड़ी युवा अवस्था में वे फांसी पे झूल गए हमारे लिए, देश के लिए। तो जो भी खून का कतरा उन्होंने, हमारे यहाँ पे तो कहा ही जाता है लेकिन कि खून के बजाय हमें आजादी मिली, यदि हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो इन्होंने सभी क्रांतिकारियों ने अपना रक्त और आंसू और पसीना जो बहाया, वो किस लिए बहाया, और उसका कोई भी मूल्य नहीं है। हाँ, वो तो अमूल्य था ही, लेकिन फिर भी हम कुछ आंकते नहीं है उसको। क्यों इस प्रकार की भावना? अब आपको अभी आप कुछ शास्त्रों के बारे में, सती के बारे में वगैरह आप बोल रहे थे, इसलिए आपको एक बात बताता हूं। हमारे यहाँ पे हमारे पुराणों में वगैरह विविध कुकृत्यों को या कुकर्मों को प्रायश्चित दिया गया है। एक ही कृत्य ऐसा है कि जिसे प्रायश्चित नहीं है, और वो है कृतघ्नता।
आज हम इन सभियों के बारे में, जो क्रांतिवीर हो गए, उनके खून के प्रति हम कृतघ्न हो गए। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ का बिल्कुल अपोजिट है कृतघ्न। तो इसको प्रायश्चित नहीं है, मतलब ये महापाप है। इन लोगों ने जो बलिदान दिया उसको भूल जाना, ये महापाप है। कम से कम वो तो ना करें हम। मैं कई वर्षों से, गए 36-37 वर्षों से क्रांतिकारियों की कथाएं सभी जगह पे व्याख्यान या भाषण वगैरह इस माध्यम से, कथा के माध्यम से भी मैं लोगों के सामने रखता आ चुका हूं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी। लेकिन बहुत दुख तब हुआ जब कई वर्ष पहले एक जगह पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन पे मेरा भाषण था। भाषण होने के पश्चात एक युवा व्यक्ति सामने आया, प्रशिक्षित था, 35-40 की उम्र होगी उसकी। बोला, आपके भाषण से आज पहली बार मालूम पड़ा कि ये 3 लोग थे। मैं आज तक ये एक ही आदमी का पूरा नाम ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको मालूम होगा, जैसे हम जब हमारा पूरा नाम बताते हैं तब खुद का नाम, पिताजी का नाम और सरनेम, ये महाराष्ट्र में होता है। मतलब जैसे मुझे मेरा नाम पूछा गया तो मैं कहूंगा सच्चिदानंद मेरा नाम है, सुरेश मेरे पिताजी का नाम है, और शेवड़े मेरा सरनेम है। तो सच्चिदानंद सुरेश शेवड़े आपके हिंदी पट्टे में अलग है। अब एके मतलब आनंद कुमार शर्मा, आनंद कुमार तो उसका ही नाम होता है, लेकिन पिताजी का नाम नहीं आता। हमारे यहाँ पे पिताजी का नाम आता है बीच में। तो इससे ये मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही है नीरज जी। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर। हाँ, सचिन रमेश तेंदुलकर, सही बात है, रमेश उनके पिताजी का नाम। तो उसी प्रकार से ये युवा जब मुझे बोला कि मैं आज तक ये एक ही आदमी का पूरा नाम मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा कि क्या अवस्था है हमारे यहाँ पे इन लोगों के बारे में। हमें ना सिखाया जाता है, ना पढ़ाया जाता है, ना स्कूलों में सिखाया जाता है। स्कूलों में हमारे यहाँ पे क्रांतिवीरों की कहानी शायद एक आध दूसरा पैरा आ जाती है 8वीं या 9वीं कक्षा में, बाकी तो वही दे दी हमें आजादी। पंडित और महात्माओं के गुणगान होते हैं और कुछ नहीं होता। तो इसे करे तो करे क्या। 1908 में, अगस्त 1908 में राजगुरु का जन्म हुआ 24 अगस्त को। वे पूना में, पूना के नजदीकी, अब उसका, उस गांव का नाम राजगुरु नगर कर दिया है, पहले उसका खेड़ नाम था। तो वहां के थे। उनका सरनेम हालांकि राजगुरु नहीं था, राजगुरु तो हो गया, उनका सरनेम था ब्रह्मे। इनके कुल के जो मूल पुरुष थे कचेश्वर, वे बड़े महात्मा थे, बहुत ही धार्मिक थे। वे संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को अपना गुरु मानते थे। और जब कोल्हापुर और सतारा गद्दी में संघर्ष उत्पन्न हुआ, छत्रपति शंभू राजे की, संभाजी राजे के पुत्र शाहू राजे जब दक्खन में आ गए, तब सतारा और कोल्हापुर गद्दी में एक संघर्ष खड़ा हुआ। तब शाहू महाराज कचेश्वर जी के पास आते थे। कचेश्वर जी ने एक लड़ाई के दौरान उनको आशीर्वाद दिया था विजयी भव, और वो विजयी हुए। तब से वे उनको गुरु मानने लगे। तो हुआ ही हो कि अब उनको लोग कहने लगे राजा के गुरु, राजा के गुरु। तो राजा के गुरु, तो राजा के गुरु इतना बड़ा कहने के बजाय हो गया राजगुरु। तो धीरे धीरे ब्रह्मे जो सरनेम था उनका, वो कहीं लुप्त हो गया और राजगुरु लग गया। तो ये थी मूल कहानी। अब जैसे ही कचेश्वर जी को, वे तो महात्मा थे ही, उनको कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी शाहू महाराज ने उनको भीमा नदी के तीर पे, वही खेड़ गांव में जो अब राजगुरु नगर कहलाता है, वहां पे एक बड़ी मंजिल उनको उन्होंने निर्माण करके दी। एक बाड़ा, हमारे यहाँ पे मराठी में जिसे बाड़ा कहते हैं, मंजिल, बड़ा घर, बड़ा मकान, वो बांध के दिया उनको। और वहां पे रहने के लिए आजू बाजू के 3 जो छोटे छोटे गांव थे, वो उनको इनाम के रूप में उन्होंने दिए। और अब वे वहां पे आके बस गए। उसके बाद में कई पीढ़ियां हो गई, और उसी पीढ़ी में शिवराम हरि राजगुरु,
शिवराम का जन्म हुआ। पिताजी हरिभाऊ राजगुरु। एक साधारण सा घर अब वो हुआ था, क्योंकि पहले की जो कुछ चकाचौंध शायद होती होगी, अब तो वो कुछ बची नहीं थी। केवल एक बड़ा मकान, इतना ही केवल बचा था। और ये बच्चा जो था, इनका बड़ा भाई जो था शिवराम का, दिनकर, वो बड़ा नेक था, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करता था, पढ़ाई पे ध्यान देता था। लेकिन शिवराम कतई पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, काफी नटखट था, गर्म मिजाज का था। गर्म मिजाज का मतलब इतने गर्म मिजाज कि उसने आंगन में गेंद, छोटे छोटे मतलब गेंदों के जो क्या कहते हैं हम, छोटे पौधे लाके उसने लगाए थे। सवेरे उठ के पानी वानी देता था, धीरे धीरे पौधे बड़े हो गए, उसको बड़े बड़े गेंद आ गए। तो एक बार उसकी बहन आई थी, उसने एक फूल उसमें से तोड़ा, तो शिवराम इतना भड़क गया, उसने सभी पौधे उखाड़ लिए, उसके सामने रख दिए और बोले एक एक पौधे को बड़ा होने में कितना वक्त लगता है, वहां पे ध्यान देना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम लोग तो यहाँ पे आते हो और फूल तोड़ के निकल जाते हो। इतना गर्म मिजाज है। अब ठीक है, तो छोटे उम्र की बात है। 1919 में जब जालियांवाला बाग हुआ, तो उसके भी न्यूज यहाँ तक आई ही। तो तब क्षोभ जैसे पंजाब प्रांत में उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से क्षोभ महाराष्ट्र में वैसे ही उत्पन्न हुआ। इस छोटे बच्चे ने कहां से तो वो सुना था, आयु कितनी थी, 11-12 साल की, लेकिन तब से अंग्रेजों के प्रति एक द्वेष निर्माण हो गया और इसलिए अंग्रेजी भी एक विषय, उसका भी वो विरोधी बन गया। वैसे भी स्कूल में मार्क्स बहुत अच्छे मिलते तो थे नहीं। एक बार एक ज्योतिष आ गए घर पे, तो वे आ गए तो उनको जन्मपत्री दिखाई। अब जन्मपत्री तो उसकी दिखाई जाती है ना, जो बच्चा अच्छा करता है उसकी थोड़ी दिखाई जाती है, जो ऐसा पढ़ाई में वगैरह थोड़ा पीछे रहता है उसकी दिखाई जाती है। तो जैसे उन्होंने देखी, वो बोले ये तो कुल का नाम रोशन करने वाला है, बड़ा पराक्रमी है आपका पुत्र। तो पिताजी बोले दिनकर की तो जन्मपत्री नहीं दिखाई। तो माँ बोली नहीं नहीं, ये शिवराम की ही है। तो बोले ये कौन सा पराक्रम करने वाला है, स्कूल में न जाने का तो पराक्रम हमेशा करता है। अच्छा, कुछ वर्ष पश्चात पिताजी का देहांत हो गया। घर में बचे थे केवल दोनों, माँ पार्वतीबाई और शिवराम। दिनकर बड़ा हो चुका था, उसको नौकरी लग गई थी, राजस्व विभाग में वो था। पहले जुन्नर में था, उसके बाद में पूना में ही उसको ट्रांसफर मिली। तो पूना में जैसे वो गया, उसने माँ और शिवराम को वहां पे बुला लिया। अब उसकी शादी भी हो गई थी और शिवराम वहां पे गया पूना में, वहां पे पढ़ने लगा। लेकिन वैसे ही पढ़ने में, पढ़ाई में उतना तो ध्यान होता ही नहीं था, केवल खेलकूद नीचे अपने दोस्तों के साथ, इतना ही। एक बार बड़े भाई होने के नाते दिनकर ने बहुत बुरा भला कहा उसको। तो नई नवेली भाभी आई थी घर पे, तो उसके सामने और डांट पड़ी। कुछ लगा मन को बहुत चूहा वो। तो माँ ने कहा था कुछ राखेल वगैरह लाने के लिए, वैसे ही नीचे उतरा और सामने से बहन आ रही थी, उसको कहा कि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, 3 आने दे देना। तब आने वगैरह चलते थे, उसने दे दिए पैसे, पैसे ले लिए और तब से शिवराम गायब हो गया। सब ढूंढने लगे कहाँ गया कहाँ गया। रिश्तेदारों के वहां पे पूछताछ किए, दोस्तों से पूछताछ किए, कहीं पे भी कुछ भी पता नहीं लगा उसका। उसके बाद में कई दिनों के बाद घर में एक पत्र आया, एक चिट्ठी आई। चिट्ठी कहां से आई थी, वाराणसी से। और उसने कहा कि मैं वहां से निकला, पैदल चलते चलते वहां से शिवाजी नगर होके नासिक आया, पूना से नासिक तक ये लड़का पैदल चल के गया। ये फासला कम नहीं है। आज हम किसी भी टैक्सी से वगैरह भी जाएं तो करीब करीब 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं, इतना फासला तो है पूना नासिक में।
तो पैदल चला गया। नासिक में मुझे एक ट्रेन मिल गई, ट्रेन में बैठ गया और जब टीसी आता था पकड़े जाने के भय से, तब अंदर टॉयलेट में छुप जाता था। लेकिन एक बार एक स्टेशन पे टीसी ने पकड़ा उसको। टीसी ने पूछताछ की तो बोला मैं काफी गरीब हूँ, विद्या हेतु वाराणसी जा रहा हूँ। टीसी को अच्छा लगा कि सीखने के लिए जा रहा है। वो अपने घर ले गया उसको, 3 दिन घर में रखा। कहीं मिलेंगे ऐसे टीसी आजकल? तो घर में लेके गए उसको, आगे के टिकट निकाल के 3 दिन के बाद में टीसी ने रवाना किया। और फिर वाराणसी में आने के बाद वहां पे रामघाट पे सांगवेद विद्यालय था। वाराणसी में आपको तो नीरज जी पता होगा कि कई वर्षों से कई मराठी लोगों के वेद विद्यालय काशी में थे, आज भी हैं। तो उसी प्रकार से रामघाट पे जो सांगवेद विद्यालय था उसमें प्रवेश लिया। अब देखो यहाँ पे जो इतना गर्म मिजाजी था, इतना नटखट था, किसी की भी कुछ भी सुनता नहीं था, वो शिवराम वहां पे जाने के बाद वो अपना टाइम टेबल बताता है कि सवेरे 4:30 बजे उठना अनिवार्य होता है। उसके बाद में चाहे धूप हो चाहे ठंड हो, कुछ भी हो, लेकिन गंगा पे स्नान करना ये भी अनिवार्य ही था। और हमारे यहाँ पे इतनी तो सर्दी पड़ती नहीं है जितनी उत्तर भारत में पड़ती है। तो वहां पे ठिठुरना भी बहुत ही छोटा शब्द है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे, हम तो मुंबई में रहते हैं, हमारे यहाँ पे ठंड ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 12 या 13 डिग्री की। आपको तो हंसी आती होगी क्योंकि आपके यहाँ पे ठंड मतलब 2 या 3 डिग्री रहते होंगे, कभी कभी तो 0 पे भी जाता होगा आंकड़ा उसका। तो वहां की ठंड में वही 4:30 बजे गंगा जी में नहाना, उसके पश्चात वापस आना, जो पहले वाले दिन में जो कुछ सिखाया है उसका पठन करना, 8 बजे माधुकरी मांगना, 5 घरों में जाके बाहर भिक्षा मांगना, माधुकरी मतलब भिक्षा मांगना, वह लेके घर पे आना, उससे ही सवेरे का नाश्ता होता था। उसके बाद में जाना, जो कुछ नया सिखाया जाता है वो सीखना। उसके पश्चात 11 बजे के आसपास खाना खाना होता था। 2 या 3 बजे जो भी सीखा है उसको पढ़ना, रटना, पढ़ने से भी ज्यादा रटना। शाम को 5 से 6 बजे तक 1 घंटे के लिए घूमने के लिए छुट्टी मिलती थी। और किसी भी हालत में रात को 8 बजे सोना, ये वहां के नियम थे। वह नियम उसने उस चिट्ठी में लिखे हैं। तो इस प्रकार से अब मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से रह रहा हूँ। अच्छा, वहां पे जो पढ़ना शुरू हो गया था उसका, वहां पे एक बहुत ही बड़े आदमी से मिलना हुआ। उस आदमी का नाम था गणेश दामोदर सावरकर, अर्थात बाबाराव सावरकर, सावरकर जी के बड़े भाई। जैसे ही वे अंडमान से छूटे, अंडमान में ने उनको जो दिया था वो इतना ही दिया था कि उनका सर हमेशा दुखता था, सर दर्द बना रहता था, और राजयक्ष्मा मतलब टीबी, ये 2 चीजें उनको अंडमान में ने दी थी। तो सरदर्द के बारे में उसका इलाज करने के लिए वे हमेशा काशी में आते थे। तो काशी में एक बार शिवराम मिला। उसके पहले शिवराम काशी में एक भारत सेवा मंडल था, वहां पे जाता था, क्योंकि कसरत का काफी शौक था उसको, शरीर एकदम गठित बन गया था। उसके साथ धनुष्य और बाण ये भी चलाता था, तीर कमान। उसमें इतना माहिर हो गया कि 18 फुट पे अगर एक आध छोटा सा पत्थर भी आप रखें तो भी उसका निशाना वो साधता था। इतना माहिर तीर कमान में हो गया। केवल इतना ही नहीं, तो उसके बाद में वो जब यहाँ महाराष्ट्र में अमरावती में आया था हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में, तब उसको एक नया शस्त्र मिला वहां पे, वो था राइफल। तो वो भी चलाना उसने बखूबी वो जानता था, मतलब उसने उसकी ट्रेनिंग वहीं पे ही ली।
अब हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में कैसे आया? बाबाराव सावरकर जी ने उसको कहा था कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में जाओ, बाकायदा व्यायाम तालीम इसके ले लो, कसरत वगैरह करने की, और फिर लोगों को तैयार करो, लड़कों को तैयार करो। अगर शरीर अच्छा नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल आज भी है वो अमरावती में। वहां पे मैंने शिवराम हरि राजगुरु व्यायाम विशारद ये टिप्पणी मैंने देखी है वहां पे जाके। आज वहां पे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके बजाय रामदेव बाबा जी के शिविर वहां पे होते हैं हमेशा। तो इसलिए आज भी वो फेमस है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। अच्छा, वहां पे एक बार जब उनका शिविर चल रहा था, वहां शिवराम था, वहां पे उसे एक आदमी मिलने के लिए आया, उसके साथ बातचीत की और उसने कहा कि मैं युवा लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उनके लिए एक संघ की स्थापना करने वाला हूं, तुम आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं की जरूरत तो है ही। बाद में पता चला कि उनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। और फिर उन्होंने राजगुरु ने शुरुआती के कई शाखाएं लगाई थी। आजकल आरएसएस में जो है उनमें से कई जनों को ये बात भी मालूम नहीं है। वर्धा, नागपुर, वहां की कई शाखाएं राजगुरु ने शुरू की थी। मतलब एक बार ऐसा हुआ था, एक चैनल पे तो वहां पे डिस्कशन जब चल रहा था तब उन्होंने भगत सिंह कम्युनिस्ट है या नहीं इस पे चल रहा था, तो बोले वैसे देखा जाए तो बस राजगुरु शुरुआती दौर में संघ से परिचित हो गए, इसका मतलब राजगुरु कुछ संघ वाले थे ऐसा हम नहीं कह सकते। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उस दृष्टिकोण से तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो आपका जो कहना है ना, वही आगे जाके ये भी ध्यान में रखना कि भगत सिंह भी वामियों में से नहीं थे। आप उनका केवल मैं नास्तिक क्यों हूं वगैरह वगैरह हमारे सामने रखते हो, जो मूलतः आर्य समाज। लास्ट में उन्होंने जो बटुकेश्वर दत्त को चिट्ठी लिखी है उसमें तो वो लिखते हैं कि मैं फांसी के तख्ते पर मेरे भगवान को देख रहा हूं। कौन से नास्तिक का ये कहना? लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे भगत सिंह बामियों में से थे, यही कहा जाता है। लेकिन राजगुरु संघ से पाल बिल्कुल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये भी होता है। ऐसे नए नए इतिहासकार जब आते हैं तो केवल हंस के छोड़ देना है, उसके बजाय और कोई चारा नहीं रहता। उसके बाद में कर्नाटक में जब गए थे, कर्नाटक के बेलहोंगल में एक हिंदुस्तानी सेवा दल चल रहा था, डॉक्टर हर्डीकर चलाते थे वो, तो वहां पे भी राजगुरु रहे कुछ दिन। और उसके पश्चात जब काशी में वापस आ गए तब सावरकर जी ने बताया, आपको मालूम है 1925 में, हाँ 1925 या 26 में स्वामी श्रद्धानंद जी का खून हुआ था, अब्दुल रशीद ने किया था। तो उसके बाद में एक बाढ़ सी आ गई धर्मांतरण की उत्तरी भारत में, उसके पीछे था हसन निजामी। तो सावरकर जी बोले कि हिंदू संगठन का काम दो सावरकर वगैरह ऐसा कोई मिलके कर नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा युवा आने चाहिए। अब स्वामी श्रद्धानंद गए, हसन निजामी का काम जोर शोर से चल रहा है, ये बंद कैसे हो जाए? तो राजगुरु बोले कि मुझ पे आप सौंपे, मैं करता हूं जो कुछ करना है। तो बोले क्या करोगे? बोले आप मुझ पे सौंपे, मैं देखता हूं। क्योंकि उसी दौरान राजगुरु का और एक परिचय हुआ था, राजगुरु और एक पहचान हुई, उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। अब जब हम स्कूलों में वगैरह जाते हैं तब हम लोगों को लड़कों को पूछते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का मूल नाम क्या था, सरनेम क्या था उनका, नहीं बता पाते लड़के। उनको मैं पूछता हूं कि अमिताभ बच्चन का अगर सरनेम आपको पूछूं तो झटके से श्रीवास्तव बोल दोगे, अक्षय कुमार का पूछूं तो वो भी बोल दोगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी का मैंने पूछा तो कई जन मुझे यही बताने लगे, आजाद ये क्या आप पूछ रहे हो,
चंद्रशेखर आजाद मतलब आजाद ही था। मैंने कहा इतना लूज बॉल नहीं देता कोई भी बॉलर सिक्सर मारने के लिए, कुछ तो है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो बोले नहीं मालूम। फिर उनको बताना पड़ा कि वो एक दिन में स्वराज, एक साल में स्वराज, गांधी जी की जो घोषणा थी 1921 में, जब आंदोलन में छोटा चंद्रशेखर शामिल हुआ था, तब उसको कैसे मजिस्ट्रेट के सामने जाके रखा। शायद ये बात कभी आपने बताई थी आपके दर्शकों को, तो मैं फिर नहीं दोहराता, अगर आपने बताई होगी तो बताऊं। हाँ जी, बताइए। मजिस्ट्रेट के सामने उसको, उस बच्चे को पकड़ के पुलिस ने रखा। मजिस्ट्रेट ने देखा इतना छोटा बच्चा है, क्योंकि उनकी कदकाठी तब बिल्कुल वो ठीकने से थे, ऊंचे वगैरह नहीं थे। तो उनको कहा कि क्यों बे, यहाँ क्या कर रहा है तू, बच्चों के खेलने की जगह थोड़ी है ये, चल वहां से निकल जा। उसको छोड़ दिया। तो ये बच्चा वहां से निकला, फिर आंदोलनकारियों के वहां पे दूसरी बार पुलिस ने पकड़ा, फिर उसको मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया। और तीसरी बार जब पुलिस ने उनको लाके खड़ा कर दिया, तब मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम क्या तेरा, बोला आजाद। पिता का नाम, स्वतंत्रता का। और निवास स्थान, जेल खाना। तो बोले 15 बेत मारो इसको। 15 बेत इस लड़के को मारने के लिए जब उसको जकड़ने के लिए आए, उन रक्षकों को, आरक्षियों को वो बोलता है बांधते क्यों, मारो, खड़ा हूं। 15 बेत, पूरी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। और अंग्रेज सरकार काफी दयालु थी, उसके बाद में मरहम पट्टी करने के लिए 3 आना देती थी। तो जैसे ही 3 आने इसके हाथ पे रखे, उसने उसी के मुंह पे फेंक के मारे और बाहर आ गया। लोगों ने बाहर तो जयकार किया ही। शाम को जो बड़ी सभा भरी, तो बड़ी सभा में इतने हार इस बच्चे के गले में पड़े कि बच्चे ही दिखे ना लोगों को, केवल हार ही हार दिखते। तो श्री प्रकाश थे, उनकी अध्यक्षता में थी वो सभा। श्री प्रकाश कांग्रेस के बड़े नेता थे तब के। तो उन्होंने उसको उठाया और टेबल पे खड़ा कर दिया और बोले ये है सच्चा आजाद, चंद्रशेखर आजाद। तब से चंद्रशेखर तिवारी लुप्त हो गया और तिवारी की जगह आ गया आजाद। तो ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद, जो तब फरार थे और तब वे चोरी छुपे मिलने के लिए आते थे बाबा राव जी को। और उसी दौरान चंद्रशेखर जी की भी भेंट हुई थी और उन्होंने भी अपने क्रांतिकारियों का परिचय शिवराम को दिया। और उसके बाद शिवराम ने वहां दिल्ली में जाकर कुछ तो करने का फैसला किया। अब दिल्ली में जाने के लिए उसके साथ जो थे शिव वर्मा और राजगुरु, दोनों दिल्ली में आ गए। दिल्ली में जहां पे हमेशा वो हसन निजामी आता था, उसी मदार खाने के बाहर भीख मांगने का बहाना करके ये खड़े रहे, एक लुंगी, ऊपर एक बनियान, एक झोला लटका हुआ। उस झोले में उनका बम्पूलाट था। राजगुरु हमेशा पिस्टल को बम्पूलाट कहते थे, उनका वो शब्द था। तो बम्पूलाट था उनका। और बिल्कुल बहरे का स्वांग रचा के वहां पे खड़े थे। तो ऐसे मुकबधीर को कोई भी आके कुछ न कुछ तो दे के जाता था। 30 जनवरी को हसन निजामी एक बड़ी सी दावत देने वाला था उस मदार खाने में। तो हसन निजामी की तरफ से दावत है, मतलब वो मदार खाने में आएगा ही, यह सोच के वहां कौन से सन की बात है ये? ये शायद 27 की हो, अभी वर्ष ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वहां पे वे खड़े थे और जैसे ही निजाम की गाड़ी आ गई वहां पे, बिल्कुल एकदम एकाग्र हो गए, क्योंकि लक्ष्यभेद तो उनका अचूक था। केवल एक ही बाण से वे हमेशा पत्थर भी उड़ाते थे,
एक ही गोली से काम पूरा करते थे। तो उसी प्रकार से झोली में हाथ गया, बम लटका, सेफ्टी कैच रिलीज कर दिया। सामने से गाड़ी आ गई, उस गाड़ी के आगे जो बैठा था आदमी, उसके पैर बाहर आ गए, पैर के साथ साथ वो आदमी भी बाहर आ गया और बस बिल्कुल एक ही बार ठो सीने में गोली लगी और राजगुरु वहां से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते, लुंगी पहन के दौड़ना नहीं आता, रास्ते में लुंगी भी छोड़ के फेंक दी और वैसे ही दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते सोचा कि इसमें सुरक्षित मार्ग कौन सा, तो लोह मार्ग सबसे सुरक्षित। तो दिल्ली से निजामुद्दीन की तरफ जो रास्ता जाता था, पटरी से दौड़ने लगे। अब रात हो चुकी थी, तो रात में जब पुलिस वहां पे पहरा देती थी, लोह मार्ग पे जांच करती थी, तो वैसे ही 2-3 जन दिखे, एक के हाथ में टार्च थी। तो इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। टार्च का वो प्रकाश अपने ऊपर आने के पहले ऐसा लगा कि अब वो रोशनी अपनी तरफ आ रही है। बिल्कुल बाजू में एकदम से वे कूद गए। कीचड़ भरा खेत था, लेकिन फिर भी वैसे ही उस खेत में पड़े रहे। अब देखा जैसे ही वो टार्च की रोशनी आती है, तो उन्होंने प्राणायाम करके अपना सर भी उस कीचड़ भरे पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर वैसे ही रहे, बाद में उठे तो पूरे कीचड़ से सने हुए थे। निजामुद्दीन में आए तो वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी, कौन सी थी मालूम नहीं, ऊपर ही बर्थ पे जाके सो गए। कभी गाड़ी चल पड़ी मालूम नहीं। उतरे तड़के सवेरे, उन्होंने देखा मथुरा स्टेशन था, वहां पे उतरे, यमुना में कूदे और पूरा कीचड़ साफ कर दिया। बाहर आ गए, स्नान करके और सो गए। पत्थर पे कहीं पे भी राजगुरु सोते थे। राजगुरु को निद्रा काफी प्रिय थी। उस निद्रा के कारण आगे कुछ कुछ घटे भी, कुछ कुछ घटनाएं, लेकिन उनको निद्रा काफी प्रिय थी। तो आराम से नींद लग गई, वहां पे पत्थरों पे सो गए। सवेरे जैसे तपने लगी धूप, वैसे ही जग गए। पहले जाके पेपर लेके आए, अखबार लेके आए। अखबार में सुर्खियों में था, हसन निजामी का ससुर मारा गया, भाई सोमालिया का कत्ल। तो बहुत बुरा लगा कि हम किसे मारने गए थे और कौन मरा। शिव वर्मा के पास बोलते बोलते बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव वर्मा बोले क्रांतिकारी हो, इतने नाजुक दिल के मत बनो। एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी गोली चुकी लेकिन निशाना नहीं चूका, बिल्कुल जगह पे लगाए वो। क्योंकि उसी दिन से हसन निजामी के सभी कारनामे बंद हो गए और राजगुरु फिर काशी में आ गए। उसके बाद में जब वो पूना में आए, तब अपनी माँ को उन्होंने बता दिया कि इसके आगे एक बेटा तेरा, दूसरा बेटा भारत माता का। तो माँ बोली क्यों ऐसा बोल रहे हो। बोला सही में मैं बोल रहा हूँ कि मैं केवल वहां पे अब पढ़ाई नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ करके। ऐसा है, शास्त्रों को शास्त्रों से जवाब दिया जाता है, लेकिन जब कोई शस्त्र लेके सामने आ जाए तो उसको क्या आप शास्त्रों के पाठ पढ़ाओगे। शस्त्र का प्रतिकार, उसका प्रत्युत्तर, उसका जवाब केवल और केवल शस्त्र ही होता है। तो बोले इसलिए मैं बोल रहा हूं। और तभी माँ को भी ऐसा लगा, क्योंकि एक बार जब ये घर पे था, उसने अपना कोट टंगा हुआ था, उसका कोट, और माँ जब घर पे झाड़ू पोछा कर रही थी, तब कुछ तो लगा उसके सर पे। उस कोट के जेब में क्या इतनी भरी हुई भरी भक्कम चीज। तो उसने देखा, जैसे ही निकाला पिस्टल। तो माँ बेचारी घबरा गई, बोली ये क्या है तेरे जेब में। बोला इसीलिए मैंने कहा कि मैं भारत माँ का काम कर रहा हूँ, एक पुत्र तेरा और दूसरा भारत माँ का, अभी से ही हम कर लेंगे। और फिर उन्होंने उनके नाम की जो भी कुछ स्टेट वगैरह थी, वह सब अपने बड़े भाई के नाम कर दी। अब उनके पास रही वो केवल उनकी कपड़ों की जो एक थैली थी,
उतना ही केवल उनके पास बचा हुआ उनकी स्टेट थी। उसके बाद में फिर आ गए उत्तरी भारत में, जहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का गठन हुआ था। तब वे नहीं थे वहां पे तुगलक किले पे, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो नाम दिया गया था, इसमें भी सोशलिस्ट इस शब्द को जोड़ दिया गया। भगत सिंह ने काफी कहा कि इस शब्द को लेना चाहिए, इसलिए सोशलिस्ट शब्द उसमें रखा गया। कई लोग पूछते थे, उनको ये बताता हूं कि तब तो कम्युनिस्ट पार्टी भारत में कहीं पे भी नहीं थी। अब ऐसा है, युवाओं को नए नए शब्दों का, नए नए कामों का कोई कुछ नया बोले तो उसका आकर्षण निर्माण होता ही है। उसी प्रकार के ये शब्द नए थे तब, इनकलाब वगैरह, तो इनकलाब जिंदाबाद या शोषक शोषित, ये टर्म्स भी नए थे। तो इनकी ओर युवा आकर्षित होना एक स्वाभाविक सी बात होती है। इसका मतलब ये कायम वही रहे आगे जाके भी। तो उस प्रकार से ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। अब ये जो हम देखते हैं उस दौर के बारे में, तब ऐसा लगता है कि 1857 के बाद में, नीरज जी आप देखिए 1857 के बाद में ये सभी प्रांतों के युवा इकट्ठे हो गए थे, चाहे वे यशपाल हो, चाहे शिववर्मा हो, चाहे भगवती चरण हो, दुर्गा भाभी उनकी पत्नी हो, उसका तो साहस कितना है। तो ऐसे सब लोग, भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम हरि राजगुरु, भगवान दास माहौर, वैशंपायन, कई लोग ऐसे कि वो अलग अलग जगह के सब इकट्ठे हुए थे उस उत्तरी भारत में। वो 1857 के बाद में मुझे यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसमें ये सब इकट्ठे हुए, गठित हुए, ऐसा दिखाई पड़ता है। बोलिए जी। मेरे ना माइक की कुछ प्रॉब्लम है, मैं जरा लगा के फिर बात करता हूँ। जी, अब देखिए ऑडियो ठीक आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है ठीक। जी, अच्छा, मुझे डिस्टरबेंस आ रही है, पता नहीं क्यों। मुझे क्लियर सुनाई दे रहा है। जी, चलिए ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि इसमें ये जब असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकना था, तो उसमें इनिशियल प्लान भगत सिंह की थी या नहीं थी कि बॉम्ब फेंक रहे हैं, भगत सिंह ने जाना है? नहीं था, भगत सिंह नहीं जी। जाने वाले थे। बटुकेश्वर दत्त और प्रेम कुमार और बटुकेश्वर दत्त जाने वाले थे। जी, लेकिन तब मालूम नहीं क्यों सुखदेव ने कुछ आशंकाएं उत्पन्न की कि भगत कभी आगे जाता नहीं करके। इससे भगत सिंह को काफी कष्ट हुआ और फिर उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं ही जाऊंगा। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। अब इतना ही। लेकिन ऐसा है, जब भगत सिंह जाने वाले थे और बटू दोनों जाने वाले थे, तब राजगुरु थे पूना में, तो वो गए वहां पे आजाद जी के पास और चंद्रशेखर जी को बोले कि मैं जाऊंगा, क्योंकि जहां पे भगत जाता है वहां पे मैं तो होता ही हूं, तो मैं जाऊंगा। तो आजाद ने कहा कि ये पहले ही तय हो चुका है। फिर बोले अब ऐसा है कि तुम्हें तो अंग्रेजी आती नहीं, वहां पे पकड़ जाने के बाद अंग्रेजी में निवेदन वगैरह करना पड़ेगा। तो मतलब ये केवल ना कहने के बहाने थे आजाद के, बाकी कुछ नहीं था कि अब तय हो चुका है तुम मत जाओ। तो ना कहने के लिए एक बहाना ये कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो राजगुरु ने कहा ठीक है, आप निवेदन लिख के दीजिए, मैं बिल्कुल
उसे याद कर लेता हूँ, मुखोद्गत कर लेता हूँ। बोले ऐसा है, पूरा अमरकोश मुखोद्गत करने वाले हम, एक निवेदन नहीं मुखोद्गत कर पाते, उसे नहीं याद कर पाएंगे। फिर आजाद ने सोचा कि नहीं, ये तो काफी बड़ा ये निकला। तो बोले ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी समय अब तय हो गया कि बटुकेश्वर और भगत ही जाएंगे। और इन सबको छद्म नाम थे, ताकि कोई पकड़ा जाए तो उसकी सच्ची पहचान पुलिस के सामने ओपन ना हो जाए, इसलिए हर एक को छद्म नाम दिए गए थे। वैसे चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी कहते थे सब, पंडित जी के ही नाम से वो जाने जाते थे। भगत सिंह को रणजीत के नाम से बुलाया जाता था। इनको राजगुरु को रघुनाथ या एम, इस नाम से वे जाने जाते थे। क्योंकि कोई भी अगर पकड़ा गया तो वो नाम बताएगा, वो छद्म नाम ही बताएगा, ऐसा तय हुआ था। तो उसमें और एक मराठी क्रांतिवीर था, भगवान दास माहौर। एक मजे की बात बताता हूँ आपको। तो वे एक बड़ा श्रृंगारिक गीत गाते थे, गीत मराठी था वो, लेकिन वो मराठी गाना भगत सिंह को काफी अच्छा लगता था। तो भगत सिंह कभी उनको नाम से पुकारते ही नहीं, बोलते थे हाँ कुठे गुंतला जीव माझा, शुरू हो जा। तो पुलिस ने आगे जाके जब फरार आरोपियों की एक लिस्ट प्रकाशित की, पब्लिश की उन्होंने, तो उसमें एक नाम था कुठे गुंतला। अब ये तो गाने के बोले, मराठी गाने के बोले। तो ऐसा भी होता था छद्म नाम से। और सोने की वजह से ऐसा होता था कि एक बार वो कानपुर में या गोरखपुर, नहीं शायद गोरखपुर की बात है, वहां पे रहते थे। बिल्कुल एक छोटा सा, मतलब छोटी सी दुकान थी, वहां पे सब जन रहते थे। तो शाम को कहीं बाहर गए, आते आते सबको रात हो गई, अकेले राजगुरु वहां पे थे। और अंदर आने के बाद में यशपाल ने देखा तो सामने, मतलब इसके बिल्कुल सिरहाने राजगुरु के एक सांप बैठा था, कुंडली मार के। अब बात यह है कि सोते हुए आदमी को ऐसे वक्त पे जगाया कैसे जा सकता है, क्योंकि सांप तुरंत काट लेगा। और सांप और राजगुरु बिल्कुल ही नजदीक थे। तो इन्होंने रंजीत को, मतलब भगत सिंह को बुलाया, आवाज दी, रंजीत अंदर आ जाओ, देखो ये क्या है। तो उन्होंने देखा, फिर बोला ऐसा कर, एक लठ ले ले, मैं इसके पांव पकड़ के इसको जोर से खींचता हूं नीचे, और उसी वक्त तू सांप को लठ मार दे और बाहर रास्ते पे उसको उड़ा दे। तो बोले ठीक है। फिर एक ही समय पे रंजीत ने जोर से इनके पैर पकड़ के खींचा राजगुरु को, और यशपाल ने वो लाठी मार के सांप बाहर रास्ते पे फेंक दिया, उड़ा दिया। फिर बाहर जाके उस सांप को कुचला वगैरह इन्होंने, अंदर आके देखते हैं तो राजगुरु उसी पोजीशन में सोए हुए थे, डिस्टर्ब होते ही नहीं थे नींद में। कभी कभी ये क्रांतिवीर जब आपस में बातचीत करते थे ना, तो उनकी बातचीत भी बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग होती थी। कि कोई कहता था कि अगर ये रघुनाथ पकड़ा जाए तो ये शायद सोते हुए ही पकड़ा जाएगा, और अंदर कोठरी में घुसने के बाद करवट बदलते हुए ही बोलेगा कि अरे यार जरा तनिक धीरे से, कहीं मेरी नींद तो डिस्टर्ब ना हो जाए। बटुकेश्वर तो बड़ी कवि प्रकृति के थे, तो बोले, और बटुक बटुक तो बोलेगा कि रात को मत पकड़ना, ये चांद, ये तारे, इस सभी माहौल से मुझे मत निकालना। और बोले ये रंजित, बोले रंजित और प्रेम अगर पकड़े जाएंगे ना तो सिनेमा हॉल में पकड़े जाएंगे, क्योंकि दोनों को सिनेमा काफी फिल्म काफी अच्छी लगती थी फिल्में। तो वहां पे पकड़े जाने के बाद वे बोलेंगे कि यार जरा ये तनिक फिल्म तो पूरी होने दे, फिर निकलेंगे। तो ऐसे में किसी ने एकदम धड़ाम से बोल दिया कि और ये अपने पंडित जी जो है, उनको तो भैया फांसी लगाने के लिए दो दो रस्सियां लगेगी, एक उनकी तोंद को और दूसरी गले में बांधने के लिए। तो पंडित जी इतने खफा हो गए, आजाद जी बोले देख भैया, जिसे फांसी जाने का शौक है वो बिल्कुल झूल जाए फांसी पे, लेकिन कोई माई का लाल नहीं है
जो मुझे जीते जी पकड़ सकें। और वैसा उन्होंने किया, करके दिखाया, ये सबसे बड़ी बात है। पकड़े नहीं गए। 27 फरवरी को आजाद ने आत्म बलिदान दिया, लड़ते लड़ते मरे, लेकिन पकड़े नहीं गए। लेकिन जैसे ही वो साइमन कमीशन आया था जिसका विरोध किया था, लाला लाजपत राय की उसी दौरान मृत्यु हो गई और उनकी चिता पे इन्होंने कसम खाई थी, स्कॉट को मारेंगे, क्योंकि स्कॉट और सॉन्डर्स उन्होंने उनके सीने पे प्रहार किए थे लाला जी के। और डीएवी कॉलेज में वहां भी उसका ऑफिस था लाहौर में। तो डीएवी कॉलेज में ऑफिस के बाहर से जयगोपाल को कहा था कि तू उस पर ध्यान रखना और जब भी कभी स्कॉट आ जाए ऑफिस में बता देना। अब वो ध्यान रखता था, उसे सॉन्डर्स दिखाई पड़ा। तब स्कॉट आया नहीं था, लेकिन ऐसा है सब गोरे एक जैसे दिखते थे, जो खाकी उनकी यूनिफॉर्म थी। तो यूनिफॉर्म में सब दिखने में, क्योंकि उनकी जो कैप थी वो तो आधा चेहरा ढक लेती थी और केवल जो फीते थी उस फीतों से ही पता चल जाता था ना एसपी कौन और डीवाईएसपी कौन। तो उसके लिए तो आगे जाके देखना पड़ता। तो दूर से जयगोपाल को लगा कि ये स्कॉट ही है और उसने आकर बता दिया कि स्कॉट आया है, लेकिन वो स्कॉट नहीं था, वो सॉन्डर्स था। तो वैसे ही राजगुरु भगत सिंह के साथ निकले वहां पे, क्योंकि उसके पहले एक पंजाब नेशनल बैंक लूटने की एक योजना थी। तब आजाद जी ने राजगुरु को उन्होंने कहा था कि आज तू घर पे ही बैठ, आगे का जो कार्य होगा वो तेरे लिए होगा। तो अब ये वो कार्य था। अब पंजाब नेशनल बैंक लूटना तो असफल हुआ था। उसके बाद में अब ये मारने के लिए वहां से निकले और डीएवी कॉलेज के वहां पे गेट पे ही खड़े रह के देख रहे थे। सामने से जैसे ही सॉन्डर्स निकला, अपनी मोटर बाइक पे बैठा और गेट की तरफ आने लगा, वैसे ही राजगुरु ने अपनी पिस्टल निकाली, बिल्कुल एकाग्रता से देख रहे थे। और तभी भगत सिंह ने उनको कहने की चेष्टा की कि ये वो नहीं है। तो उनको ऐसे लगा कि इसको कहां मालूम है अपना लक्ष्य वेध, तो शायद ये कह रहा है कि अभी मत झाड़ना गोली। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना वो देखा ना ताव देखा, केवल एक ही गोली, बिल्कुल दो आंखों के बीच में एक ही गोली से काम तमाम हो गया सॉन्डर्स का और वो नीचे गिरा। फिर भी भगत सिंह वहां पे दौड़े और उन्होंने बाद में 8 गोलियां और दागी। तो राजगुरु भी दौड़ के वहां पे गए, क्योंकि गोलियों के जो कवर्स थे वो वहां पे नीचे थे। तो वो सब उन्होंने इकट्ठा किए और फिर भगत सिंह और राजगुरु दौड़ने लगे उसी डीएवी कॉलेज की वहां पे प्रांगण से। तो छनन सिंह, उसका जो सॉन्डर्स के साथ जो बैठा था, उसका असिस्टेंट या उसका शरीर रक्षक जो था, वो छनन सिंह उनके पीछे दौड़ने लगा। तब आजाद ने आवाज दी उसको कि भाई भारतीय हो, वहीं पे ही रुक जाओ, दौड़ना मत, गोली मुझे झाड़ने के लिए मजबूर मत करना। फिर भी वो दौड़ता रहा। अब ये तो काफी कठिन होता है, जो लक्ष्य इतना दौड़ता हुआ लक्ष्य होता है उसे साधना। लेकिन आजाद जी के मौजर ने बिल्कुल लक्ष्य साधा और उसके पांव पे गोली दागी। फिर भी वो दौड़ता रहा। फिर आजाद ने पीठ पे उसके गोली दागी। फिर चनन सिंह वहीं पे गिर पड़ा और अब दौड़ते दौड़ते सामने से ट्रैफिक इंस्पेक्टर आ गया, एक फर्न नाम का। राजगुरु ने गोली दागने की चेष्टा की, लेकिन गोली उनके पिस्टल पे ठीक तरह से बैठती नहीं थी, वो चला ही नहीं पिस्टल। लेकिन जैसे ही वो आया सामने से, उसको आराम से उन्होंने अपने हाथ में उठा दिया और फेंक दिया बाजू में। और वहां बाहर आ गया, साइकिल लेके आजाद आ गए वहां पे। आजाद ने उनको कहा चल बैठ पीछे। राजगुरु पीछे बैठे, निकल गए। भगत वहां से बाहर आ गए, भगत सिंह, और वे सीधा नाई की दुकान में गए और उन्होंने पूरी तरह से अपना हुलिया बदल दिया। तब तक वो केश रखते थे, वे सिख थे तो वो केश रखते थे, लेकिन तब उन्होंने जाके वो पूरा अपना हुलिया चेंज किया। और उसके बाद की जो उनकी तस्वीर है वो काफी फेमस है, जो उनका तलवार कट मूछे वगैरह उनकी दिखती है, वो उसके बाद की तस्वीर है। क्योंकि उन्होंने, जब कोई प्रत्यक्षदर्शी अगर होगा तो वो तो बताएगा ही कि कोई सिख था उसमें, सिख युवा, तो सिख उन्होंने अदृश्य कर दिया। फिर जगह जगह पे वहां पे
पुलिस के पहारे बैठे, काफ़ी इंक्वायरी वगैरह होने लगी। तब भगवती चरण की पत्नी दुर्गा देवी ने ये ढाढ़स दिखाया और उनके साथ उनका बच्चा था सचिंद्र। तब भगवती चरण वहाँ पे थे नहीं, वो कोलकाता में थे। तो इनको कहा गया था कि भगत सिंह की पत्नी बन के निकलो, क्योंकि पति-पत्नी अगर वो जोड़ा हो, तो पुलिस ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करती वगैरह। तो सवेरे 6 बजे की कोलकाता मेल थी, कोलकाता मेल से निकलो। तो उस ज़माने की बात है, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि तब वो औरत अपने पति के अनुज्ञा के बगैर वो निकली और उसने बाद में कानपुर में पहुंचने के बाद अपने पति को तार की कि अराइव विद ब्रदर। तो भगवती चरण पशुपेश में पड़ गए। उनको लगा कि आज तक तो मेरे औरत को कोई भाई था नहीं, अब ये कौन सा भाई कहाँ से आया। फिर उनको मालूम पड़ा कि इसने क्या किया। तब वो बोले कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना मेरा सौभाग्य है। ऐसा पति अगर खड़ा हो जाए अपनी पत्नी के पीछे तो और क्या चाहिए। तो ये भी हमें दिखता है। और राजगुरु बीच में से ही निकल गए और वे पूना में आ गए उसके बाद में। और फिर असेंबली जो घटा था, असेंबली की केस, असेंबली कांड, तब राजगुरु फिर एक बार गए थे और उनको उसमें शामिल होना था, लेकिन आजाद जी ने नकार दिया था। ऐसा ये पूरा जब ये सब लोग पकड़े गए, इसके बाद में इन्होंने अनशन किया, ये सब बातें तो हम जानते हैं। और अनशन के 63वें दिन में सचिंद्रनाथ हुतात्मा हो गए। उसके बाद में सरकार ने इनको राजबंदी होने की मान्यता दे दी। जब राजगुरु पकड़े गए, क्योंकि राजगुरु सबसे आखिर में पकड़े गए, वे पूना में रहते थे, तो पूना में वहां पे काल नाम का एक तब अखबार था, काफी फेमस था, शिवराम महादेव परांच पे उसके संपादक हुआ करते थे और व्यंग लिखने में काफी माहिर। तो जब वे गए तब उनके अर्थी के साथ ये भी गए सब जन। लेकिन तब राजगुरु में एक उतावलेपन का एक दोष दिखता है। लेकिन ऐसा है, मनुष्य स्वभाव है, ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है। तो वहां पे उन्होंने एकदम से इनकलाब जिंदाबाद की घोषणा दी। तो वहां के पुलिस के कान खड़े हो गए कि लाहौर की घोषणा पूना में कौन दे रहा है। फिर उनके ऊपर नजर रखने लगे लोग, मतलब पुलिस वाले। जो जयगोपाल था, उस जयगोपाल को वहां से लाहौर से यहाँ पे लेके आए, दूर से राजगुरु दिखाए तो बोला हाँ यही है एम या रघुनाथ, यही नाम उसको मालूम था, बाकी राजगुरु के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तो इस प्रकार से राजगुरु पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में जब लाहौर उनको ले गए, पहले तो उनको बहुत मारा पीटा, नाम उनका क्या है ये समझने के लिए। तभी एक उनके रिश्तेदारी जो पुलिस में ही थे, वे उस पुलिस थाने में आए और उन्होंने अनायास उनके मुंह से निकल गया कि अरे शिवराम तू यहाँ पे कैसे। फिर पुलिस को उसके बाद लाहौर लाया गया उनको। तो लाहौर में तब काफी तपता मौसम था। तो लाहौर में 48 डिग्री वगैरह जाता है। तो तब वहां पे आजू बाजू में आग की भट्टियां छोटी छोटी लगा के उसके बीच में इनको बिठाया जाता था। पूरा शरीर तब जाने के बाद बर्फ पे सुलाया जाता था। फिर भी इन्होंने किसी के भी नाम नहीं बताया, कुछ भी बताने से इनकार किया। तो हाथ पीछे बांध के मानवीय विष्ठा की टोकरियां उनके सर पे उंडेल दी। इतना अमानवीय तरीके से इनको यातनाएं दी, प्रताड़ित किया गया। फिर भी राजगुरु ने किसी का भी नाम बताने से इनकार कर। लेकिन जब न्यायालय में लाए गए तो भगत सिंह को मिले और उसको पूछने लगे, बच्चे तेरे पहले जाना चाहता है, यहाँ पे भी तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, जाएंगे तो दोनों जाएंगे।
हंसी मजाक चलती थी न्यायालय में। ऐसा लगता था कि ये क्रांतिकारी सब पिकनिक के लिए जा रहे हैं क्या, पर्यटन के लिए जा रहे हैं क्या। इतनी सहजता से बातें करना, वार्ता करना काफी कठिन होता है, लेकिन उन्होंने वो करते थे। और उसी वक्त शायद वार्तालाप चलने वाला था वाइस राय के साथ गांधी जी का। तो गांधी जी के साथ अपने संबंध खराब होने के बावजूद गांधी जी को मिलने उनके आश्रम में गए और फिर उन्होंने कहा कि वाइसराय के साथ आपकी बातचीत होने जा रही है, तो आप कम से कम कंडीशन तो ऐसे रखो कि सभी राजबंदियों की जो सजा है वो माफ की जाए। तो गांधी जी बोले हाँ हाँ, वैसे तो मैं रखने वाला हूं। बाबा राव बोले लेकिन ऐसा है, मैं आपको जानता हूं, उन राजबंदियों में हिंसक अहिंसक ऐसा भेद नहीं होना चाहिए, सभी राजबंदियों को एक ही तरह से आंका जाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा ऐसा है कि दूसरा पक्ष जो देता है सामने वाला उतना ही मांगना चाहिए ना। सामने वाला अगर कुछ देगा ही नहीं तो मांगने में क्या अर्थ है, क्यों मांगे। मांगने का कोई उपयोग ही नहीं है। तो ऐसा है, गांधी वचन हर एक जगह पे लगाए जाते हैं। देखिए कहीं कहीं अपने देश में, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी भी आस्थापना में मैंने ये वाक्य कभी भी नहीं देखा गांधी जी का कि सामने वाला जो देगा उतना ही मांगना चाहिए। कामगार संगठनों को मान्य होगा ये वचन, वे मानेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड पहले रखी जाती है ना, उसके बाद में जो मांगे स्वीकार हो जाती है वो ठीक है कहते हैं। लेकिन पहले ऐसे थोड़ी कोई कहता है कि सामने वाला जो देगा उतना ही मांगना चाहिए। अरे आप आपकी जो मांगे है वो सामने रखो। लेकिन गांधी जी ने जवाब दिया था वो ऐसे जवाब। फिर ऐसा है, उन्होंने बाबा राव जी को बोला कि ऐसा है, मैं आपके लिए अहिंसा का मार्ग तो नहीं छोड़ सकता और हिंसक प्रवृत्ति वाले क्रांतिकारियों को छोड़ने की सिफारिश भी नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी नीचता होगी। तो बाबा राव जी एकदम उग्र स्वर में उनको बोले कि हिंसक वृत्ति करने वालों को छोड़ने की मांग करना अगर नीचता है तो स्वामी श्रद्धानंद का खून करने वाले अब्दुल रशीद को माफ कर दो, ऐसा हिंदू समाज और श्रद्धानंद जी के परिवार को कहना ये आपकी नीचता नहीं थी। अब ऐसा है, ऐसा कुछ होने के बाद, इतना बेबाक और स्पष्ट जवाब सुनने के बाद गांधी जी तो बगले झांकने लगे और फिर मंजे हुए राजनेता जो भी कुछ करेंगे ऐसे वक्त पे वैसा ही उन्होंने किया। केवल देखा, हाँ अभी आया मैं, ऐसा कह के वहां से उठ के चल गए और फिर मिले ही नहीं बाबा राव जी। बाबा राव जी वहां पे उसके बाद में 2 घंटे बैठे। उसके बाद में बाबा राव जी ने उनको 2 चिट्ठियां लिखी, रजिस्टर्ड लेटर्स लिखे, लेकिन गांधी जी ने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि ऐसा है, महात्मा एक बार ही बोलते हैं, हमेशा थोड़ी बोलेंगे, उतना रहता उनके पास। तो जो लोग कहते हैं ना कि गांधी जी ने काफी कुछ किया, छोड़ने के लिए जो उनका पत्र आया था, जो चिट्ठी आई थी, वो चिट्ठी 23 मार्च को ही आई थी, जिस दिन उनको फांसी दी गई उसी दिन। वैसा वाइसराय ने इतना ही कहा कि ठीक है आपका कांग्रेस का अधिवेशन है 2-4 दिन में, तो आप कहोगे तो 2-4 दिन उनकी फांसी में टालूंगा, इतना मैं तो कर सकता हूं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, फिर आप तो नियत तारीख को ही फांसी दो। अब इस सब को हम क्या कहें मालूम नहीं, लेकिन हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि सब जन मानव ही थे, सबके पांव मिट्टी के ही थे। लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में हम कहें तो वो हमसे कुछ गुण, उनका स्तर उच्चतर था।
इसलिए उनको हम नमन कर दें। जी, ठीक बात है। मेरी तरफ से ना ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मारदेव जी कह रहे हैं, आज से 5-7 साल में मैं अपने कमाई से जितना हो सकेगा उतना प्रचार कर लूँगा इन महापुरुषों के बलिदान का। जी मारदेव जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करेंगे तो। भाई मेरी ओर से कुछ समस्या है, ऑडियो में साउंड क्लियर नहीं आ रहा। मैं दोबारा से जोड़ता हूँ जरा एक बार। अभी देखिए ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने आज जो हमें बताया है राजगुरु के बारे में, शिवराम राजगुरु के बारे में, वो दर्शकों को नहीं पता होगा। ठीक है, मैं दर्शकों की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर। जी आपको धन्यवाद।